मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ जो जनरली हम लोग सुने होंगे। जनरली इसको हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट मानते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है और एक आम आदमी के लिए भी ये जानना चाहिए। आज चूँकि करेंट टॉपिक्स में किसानों की समस्याओं को लेकर है, किसान आंदोलन है, तो उसी कड़ी में हम लोग एक वीडियो शुरू कर रहे हैं किसानों की समस्याओं से संबंधित, और आम आदमी इसको लेकर जागरूक हो। जैसे भारत में हम लोग अगर देखते हैं कि भारत में शुरू से ही कृषि हमारी प्राथमिकता रही है। मीन्स 1947 के बाद जब आप स्वतंत्र हुए तो भारत एक कृषि प्रधान देश था। हमारे यहाँ कृषि आज भी मूल एक बेसिक वर्क के रूप में की जाती है और आज भी एक बड़ी जनसंख्या जो है खेती करती है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, चूँकि हमारी जनसंख्या जो थी 1948 में 38 करोड़ के आसपास थी। भूखमरी की एक भयंकर समस्या थी हमारे पास, हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा था। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर हम खाने के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे तो एक गुलामी से दूसरी गुलामी की ओर हम जा रहे थे। यहाँ स्पष्ट था कि अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए, लेकिन जो हमें वो दे कर गए थे उसमें भूखमरी जैसी बड़ी समस्या थी। कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया था। जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, मीन्स प्राथमिक क्रियाकलाप वैसे क्रियाकलाप को माना जाता है जो नेचर से जुड़ा हुआ है, प्राकृत से जुड़ा हुआ है। जैसे खेती हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन उद्योग हो गया, जमीन से खोदकर जो खनिज निकाले जाते हैं, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कृषि उनमें से सबसे बड़ी क्रियाकलाप है। और एक समय ऐसा था जो 70% टोटल पॉपुलेशन भारत की टोटल जनसंख्या इस पर निर्भर करती थी। ये धीरे धीरे घटा है, लेकिन आज भी लगभग 68% जो लोग हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती भारत में करते हैं। जीडीपी में इसका हिस्सा घटा है। पहले एक तरह से कहा जा सकता है कि 70% जीडीपी का कृषि से हमें प्राप्त होता था, अब वो घटा है बिल्कुल। आज के आसपास अगर बात करें तो ये लगभग 70% के आसपास पहुंच चुका है। मीन्स 100 रुपया अगर हम ले रहे हैं तो 100 रुपया में से 18 रुपया कम से कम हमारे पास खेती से आता है। ये भी एक दुख का विषय है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बाद भी हमारे यहाँ समस्याएं बनी हुई है खेती को लेकर। मैं इस समस्या को हरित क्रांति से स्टार्ट करना चाहूँगा कि हरित क्रांति क्या था। मीन्स इस समस्या को समझने से लिए हमें हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझना पड़ेगा, जो भारत में 1966 ये वो पीरियड था, और 1967 ये भारत के लिए एक माइलस्टोन पीरियड है, महत्वपूर्ण समय था, जब भारत में एमएस स्वामीनाथन, ये वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति हुई। और नॉर्मन बोरलॉग जो थे, उन्होंने विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मीन्स फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वो थे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि हरित क्रांति कहा क्यों जाता है इसे। तो हमारे खेतों का कलर या हमारी फसलों का कलर चूंकि हरा होता है, तो उनके उत्पादन में इतना ज़्यादा वृद्धि किया जाए कि आशा के अनुरूप ही नहीं बल्कि उससे आगे हम प्रोडक्शन निकाल पाए। यही कारण था कि एक ऐसी क्रांति जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जहां खेती में किसानों को नुकसान हो रहा था, भूखमरी की हमारी समस्या थी, हम अमेरिका, रूस और दूसरे देशों पर निर्भर करते थे। और जब भी आपको कोई देता है तो उसके साथ वो सिर्फ आपको देता ही नहीं है बल्कि हीन भावना और कई तरह की शर्तें भी लाद देता था। अमेरिका ने, जब इंदिरा गांधी के समय हम गेहूं लेने गए थे अमेरिका से, तो अमेरिका ने शर्त रखी थी कि आप रसिया से, रूस से, चूंकि रूस हमारा उस समय घनिष्ठ मित्र था, तो रूस से आप संबंध तोड़िए और रूस से आप अलग होइएगा और रिश्तों में, तब हम आपको गेहूं देंगे। ये थी शर्त अमेरिका की। अगर मित्रों इस चीज़ को मान भी लिया जाए तब भी हम हीन भावना से हट नहीं पाते और एक अच्छे मित्र को भी खो देते। गवर्नमेंट ने नहीं माना, इंदिरा गांधी ने इसको नहीं माना और हम हरित क्रांति के लिए आगे आए। एमएस स्वामीनाथन की ही देन है
जहां हमने नए चीज़ों को लाया और एक तरह से हरित क्रांति, खेतों की पैदावार बढ़ी। मूल रूप से भारत में जब हम बात करें, जहां भूखमरी की समस्या थी, अकाल और सूखा पड़ रहा था, उसका रीजन क्या थे? तो सिंचाई व्यवस्था की कमी देखने को मिलती है। सिंचाई व्यवस्था आज भी वैसी ही है जो कहा जा सकता है कि आज से 50 साल पहले थी। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये आज भी एक तंगी का समय है जहां किसान जो है अपने खेतों में पानी के लिए सोचता है। आज सामान्य रूप से अगर बात करें, डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, किसानों के खेत में पानी उससे ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर वर्षा नहीं हो और नहर की सिंचाई की जहाँ तक बात है, तो नहर की सिंचाई भी भारत में सभी जगह उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए उपलब्ध है। अगर एक गांव में नहर है तो वहाँ के सारे खेत उस नहर से नहीं सींचे जा सकते हैं, ये फैक्ट है। और अगर नहीं इस तरह की चीज़ें, तो अधिकारियों को आके ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए उन गाँव में कि एक ही गांव में जहां नहर होते हुए भी उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो उस नहर का पानी का क्या मतलब है? क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से नहीं डेवलप किए गए। सिंचाई की योजना बनाई तो गई, लेकिन कागजों पर वो तेजी से रन किया और बंदर बांट, मतलब योजनाओं में पैसा जो लूट था वो तेजी से हुआ, किसानों को इसका विशेष फायदा नहीं हुआ। खैर, हरित क्रांति में मूल रूप से हम देखते हैं कि हमने उत्पादन में वृद्धि के लिए वो तरीके निकाले, वो टेक्निक लेके आए जिससे उत्तरोत्तर एक तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। और गेहूं की फसल इसमें सबसे ज़्यादा लाभ उठा पाया। पंजाब का वो क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, वो क्षेत्र जहां बहुत ज़्यादा हरित क्रांति का फायदा हुआ था और इससे कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ। कि हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिमी यूपी के बाद के क्षेत्र, पूर्वी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में चावल की फसल को इसका विशेष फायदा नहीं हुआ। दलहन और सरसों, तेलहन की फसलों को इसका विशेष फायदा नहीं हुआ। हरित क्रांति को समझते हैं, इसमें हुआ क्या था? तो हरित क्रांति को अगर पॉइंट वाइज समझा जाए तो पहला चीज है कि हम उन्नत बीज लेके आए थे। मीन्स बीजों की जो क्वालिटी थी वो उन्नत थी, हमने बीजों की क्वालिटी को बढ़ाया था। हम संकर बीजों को लेके आए थे। संकर बीज वो बीज थे जो अच्छे क्वालिटी के होते थे। अगर वो बीज हमारे यहाँ उत्पादकता को बढ़ा सकते थे तो हमने एक तरह से जेनेटिक बीड्स, सीड को यहाँ लाया और इससे अपने पैदावार को बढ़ाया। दूसरा जो फैक्टर था हमारे पास वो था सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। कहा जाता है कि अगर खेतों में पानी पहुँचे, सही समय पर पहुँचे, तो 6% उत्पादन को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। तो सिंचाई व्यवस्था जो थी वो दूसरी व्यवस्था थी जिससे हमने उत्पादन को बढ़ाया था। नहरों का विकास किया गया, नलकूपों का विकास किया गया और अलग अलग योजनाओं में सरकार ने इसको बढ़ावा दिया था। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो उर्वरक मीन्स रासायनिक खादों का प्रयोग हमने बढ़ाया था। भारत में आज भी देखा जाता है, अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें, जहां अमेरिका आज बहुत ज़्यादा अपने खेतों में खाद देता है, सब्सिडी वहाँ किसानों को मिलता है, लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती है और मिलती भी है तो सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। मीन्स जो अमीर किसान है उसका ज़्यादा फायदा उठा पा रहे हैं और जो गरीब किसान है उनके पास तो वो जनरल, अगर डाई की अगर बात कर ले, जो मूल रूप से एक रासायनिक खाद है और गेहूं में उसका प्रयोग किया जाता है, तो अगर वो 1200 रुपया है तो हमको तो नहीं लगता फाइनली बिहार जैसे स्टेट के लिए कि 1200 और 1300 देकर एक गरीब किसान उसके लिए समर्थ हो पाएगा। वो 10 बार सोचता है, उसको जरूर एक बोरा गेहूं, 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा उस डाई को खरीदने के लिए। तो सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सब्सिडी मिलती नहीं है, लेकिन सब्सिडी मिलती है तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सब्सिडी क्या उचित तरीके से किसानों को मिल पा रही है, या वो किसान जो निम्न स्तर का किसान है उसको तो वो भी नहीं मिल पा रहा है जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है। तो खैर, हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण था वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग माना जाता है। रासायनिक उर्वरक आने शुरू हो गए। उससे पहले जनरली हम लोग जो आम किसान थे गोबर, राख या इस तरह की चीज़ें यूज करते थे, जिससे पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिली। चौथे कारण के रूप में हम लोग देख सकते हैं तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में जैसे ट्रैक्टर का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, मशीनों का यंत्रीकृत खेती की तरफ हम लोग गए, तो ये सब जो कारण थे जिन्होंने हरित क्रांति पैदावार को बढ़ाया। जो खाद्यान्न थी, खाद्यान्न की समस्या जो थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। मतलब ये एक ऐसा पीरियड था जहां भारत जो था अब दूसरे देशों को निर्यात करने लगा।
हरित क्रांति 2 चरणों में की जाती है। जैसे एक तो 1966 टू 1967 का पीरियड था और एक पीरियड आपको 1980 से लेकर 1981 का पीरियड माना जाता है। ये हरित क्रांति का दूसरा चरण था। इसमें मूल रूप से हमें वो फसलों को चुना जो गेहूं और अन्य फसलों से पिछड़ गए थे। मीन्स प्रथम हरित क्रांति जो हुई थी तो उसमें गेहूं को बहुत ज़्यादा लाभ मिला और अन्य फसलों का जो मार्केट मूल्य था या उत्पादन जो था गिर सा गया था। तो उसको देखते हुए दूसरी फसलों को भी ऊपर लाने के लिए हमने दूसरे चरण को लाया और इस तरह से हमने इस क्रांति को अन्य क्षेत्रों में भी लाया। जैसे जनरली आप सुनते होंगे हरित क्रांति के बाद रजत क्रांति आया अंडों में उत्पादन के लिए, दूध क्रांति आया ऑपरेशन फ्लड के रूप में, बर्जेस कुरियन भारत में लेके आया इसको। उसी तरह रेड क्रांति के बारे में बात करते हैं, पीली क्रांति के बारे में सरसों के पैदावार में वृद्धि के लिए जो आज बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सरसों तेल का दाम 200 रुपया अब प्लस जा रहा है, उस तरह से इस तरह की क्रांति की बहुत, इंद्रधनुष क्रांति जैसे बिहार गवर्नमेंट की इंद्रधनुष क्रांति है, मीन्स 7 रंगों की क्रांति। जो फसलों का कलर है, उनकी जो पैदावार का कलर है, उससे हम इस तरह का पैदावार को बढ़ाएं जिससे कि भारत में इनकी कमी नहीं रहे। जैसे नीतीश गवर्नमेंट की एक योजना है कि बिहार का जो खाद्यान्न है वो भारत के हर एक थाली में पहुंचना चाहिए। ये एक अच्छी योजना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में खेती के अलावा और कोई बड़ा उद्योग दिखाई नहीं देता। तो खेती को अगर हम बढ़ाएं तो हम भी एक विकसित राज्य के रूप में आ सकते हैं। हरित क्रांति ने भारत का भविष्य ही नहीं बदला, हमें एक विश्व शक्ति मतलब राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से विश्व के नक्शे पर लाके खड़ा कर दिया। आज विश्व में हम गेहूं देते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के नियमों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो भारत के पास इतनी अनाज है कि वो गोदाम में सड़ते हैं। भुखमरी की समस्या हमारे पास होते हुए भी मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण आज एक बड़ी समस्या है कि हम अपने भूखे लोगों को कैसे खिलाएं। जन वितरण प्रणाली में जिस तरह के खाद्यान्न सप्लाई गवर्नमेंट कर रही है वो भी एक समस्या क्रिएट करती है किसानों के लिए। जिस तरह से आप फ्री में PDS प्रणाली में आप गरीब लोगों को दे रहे हैं वो अच्छी योजना है, लेकिन उसकी सबसे बड़े साइड इफेक्ट है कि जो मार्केट में गेहूं और चावल पड़ा हुआ है, धान पड़ा हुआ है, वो किसानों का सही प्राइस नहीं दे पा रहा है। तो अब सवाल ये भी होता है कि गवर्नमेंट को एक अच्छी पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। हरित क्रांति ने आपको उत्पादन को बढ़ाया, आपके पास ऑप्शन दे दिए कि आप उत्पादन को बढ़ाइए। आपके पास भुखमरी की जैसी समस्या नहीं है, मैनेजमेंट की एक बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट पॉलिसी लैप्स जिसको बोलते हैं, सरकार की नीतियों का एक बहुत बड़ी खमियां हमको देखने को मिलती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फेल है। प्रयास हुए लेकिन वो प्रयास जो है धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते हैं। अब इसको एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूं कि भारत में सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो भी अनाज पैदा होता है उसमें से 8% जो है हर साल नष्ट हो जाता है। अगर 8% को हम सिर्फ प्रिजर्व करें, बचा के रख लें, अच्छे गोडाउन व्यवस्था दे पाएँ या अच्छी संरक्षण व्यवस्था हम दे पाए किसानों को, तो इससे हम भारत के उन लोगों को खिला सकते हैं जो भुखमरी, एक वक्त की रोटी खाते हैं लेकिन दूसरे वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट की मैं चर्चा करना चाहूँगा। 1 मिनट में 21 लोग मरते हैं भुखमरी की समस्या से, ये वर्ल्ड रिपोर्ट है। तो इस समस्या से भी हम इससे लड़ सकते हैं अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को सही दिशा में पहुंचाया जाए। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ग्रीन रिवॉल्यूशन पर आधे भी हम लोग चर्चा करेंगे और ये टॉपिक इसलिए मैंने चुना क्योंकि किसान आंदोलन को समझा जा सके। किसानों की जो समस्याएं हैं वो भारत के लिए एक बड़ी समस्या है और इस चीज़ को समझा जाए और क्या है और आगे इस पर। थैंक यू।